बंबई पर राज करने वाला एक डॉन, इससे नजरें मिलाने की हिमाकत कोई कर नहीं सकता था। लेकिन फिर एक रोज एक कस्टम अधिकारी ने यह जुर्रत कर दी। न सिर्फ नजरें मिलाई उसने, बल्कि डॉन का जीना हराम कर दिया। अब डॉन तो डॉन था, नेताओं को जानता था। कस्टम ऑफिसर को कुछ ही दिनों बाद तबादले की चिट्ठी मिल गई। उसने अटैची उठाई और प्लेन का टिकट कटाकर उसमें जाकर बैठ गया। कहानी का पटाक्षेप यही हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना ही होता तो क्या डॉन की कहानी। प्लेन का दरवाज़ा बंद होने में चंद मिनट ही थे कि एक जूता दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। प्लेन के जूते के ऊपर चौड़ी मोहरी वाली सफ़ेद पैंट थी और उसके ऊपर शर्ट भी सफ़ेद। ये डॉन था जो प्लेन के अंदर जाकर सीधे कस्टम ऑफिसर की सीट पर जाता है और फिर कहता है, अलविदा साहब, फिर मिलेंगे, और ये कहकर प्लेन से उतर जाता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहते हैं अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में जितने हैंडसम लगे उतने किसी और फिल्म में नहीं लगे। वो पेनिट्रेटिंग आंखें जो बातें करते हुए दूसरी तरफ देखती थी, किसी भी तरह के खतरे से बेपरवाह, लेकिन इतनी सजग भी थी कि एक मिनट में सामने वाले के वजूद को पानी बना देती। कहते हैं ये बातें एक गैंगस्टर के अंदाज को कॉपी करने से आई थी। वो गैंगस्टर जिसने कभी गोली नहीं चलाई क्योंकि कभी उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। वो गैंगस्टर जिसने अपराध को एथिक्स से कुछ यूं मत दिया कि लोग उसे हीरो ही मानने लगे। ये कहानी है इमरजेंसी में जेल जाने वाले उस गैंगस्टर की जिसने जेपी के कहने पर रास्ता बदला था। ये कहानी है बंबई के पहले डॉन हैदर मस्तान मिर्जा की। बंबई ने जिसे नाम दिया हाजी मस्तान। बंबई मस्तान की माशूका थी, लेकिन पैदा वो तमिलनाडु के कुडलोर में हुआ था। साल 1926 की बात है। गरीब पिता के यहाँ पैदाइश हुई। वही जानी पहचानी कहानी थी। पैसे नहीं थे, घर मुश्किल से चलता था और इसीलिए मस्तान के पिता उसे लेकर बंबई आ गए किस्मत बनाने। साल 1934 का आया। क्रॉफर्ड मार्केट के पास बंगाली टोला में साइकिल पंचर की उन्होंने दुकान खोली। दुकान पिता की थी, मस्तान उसमें काम करने लगा। 9 साल के मस्तान के सामने पूरी बंबई थी। वो बंबई जो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत थी मजबूत ज़मीर की। बंबई ने मस्तान को ज़मीर भी दिया और ज़मीर को इस्तेमाल करने का तरीका भी। साल 1944 का आया। मस्तान को शहर आए 10 साल बीत चुके थे और बंबई अपनी रफ्तार पर थी। उन दिनों भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर बिजनेस सब कुछ फल फूल ही रहा था। देश बदल रहा था, अच्छे दिन आने वाले थे, पर सबके नहीं। मस्तान के तो कतई नहीं आने वाले थे। ये वो दौर था जब मद्रास से बहुत सारे लोग बंबई आए। मद्रास, बंबई और कलकत्ता ही तो थे अंग्रेज़ों के शहर जहां व्यापार होता था, जहां लोगों को भविष्य दिखता था। उसी वक्त मस्तान की मुलाकात गालिब शेख से हुई। गालिब को काम के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। उसने कहा कि अगर मस्तान डॉक पर कुली का काम करे और कुछ सामान कपड़ों में छुपाकर बाहर ला दे तो पैसे मिल जाएंगे। अब ये वो दौर था जब अंग्रेज सब कुछ आंखों के सामने भारत से लाद कर, लूट कर बाहर ले जाते थे और हिंदुस्तान के लोग उनसे छुपा कर सामान लाते थे। इसीलिए पोर्ट से चोरी करना अंग्रेजी सिस्टम से चोरी करना था। सो ये अपराध थोड़ा अलग लगा मस्तान को और उसका मन काम में लगने लगा। आज़ादी तक यही सब चला, लेकिन फिर मस्तान की मुलाकात हुई सुकुर नारायण बखिया से। यहाँ से मस्तान की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सुकुर नारायण बखिया गुजरात का कुख्यात तस्कर था जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियाँ, गहने, इन सब सामानों की तस्करी करता। बखिया और मस्तान की आपस में खूब जमी। तस्करी के धंधे से मस्तान ने इतना पैसा बनाया कि कुली मस्तान अब मस्तान भाई बन गए। मुंबई में इस वक्त कुछ और भी भाई तैयार हो रहे थे, मसलन वरदराजन मुदलियार, इनका बड़ा नाम था। और भी थे, लेकिन मस्तान जैसी बात औरों में नहीं थी, क्योंकि मस्तान के पास सिर्फ तस्करी नहीं थी, तरीका था बोलने का, बात करने का, देखने का और वादे पूरे करने का। इंसानी फितरत को भांपने का भी तरीका था। कुछ जगहों पर एथिक्स मेंटेन करने का भी था। तस्कर था, लेकिन जितना एथिक्स उसने मेंटेन किया उसकी लोग मिसालें तो देते ही हैं। छिछोरापन नहीं करने का तरीका भी था उसके पास, कत्ल नहीं करने का तरीका भी था और अपनी इज्जत जानने का भी था। इस नायाब तरीके के अपराध को काम मानने का तरीका भी था और बंबई से प्यार करने का तरीका भी। मस्तान की शुरुआती ज़िंदगी का एक किस्सा है। एक बार जब वो किसी और के लिए तस्करी कर रहा था तो सोने का एक बिस्किट उसके हाथों में रह गया। बिस्कुट का मालिक जेल चला गया। 3 साल बाद जब वो जेल से छूटा तो मस्तान ने वो बिस्किट उसे वापस किया। इस तरह के किस्से मस्तान के बारे में खूब चले।
लोग कहते थे कि गुंडा तो है लेकिन शरीफ गुंडा है। ये शरीफ गुंडा 1970 आते आते हाजी मस्तान बन गया। अब वो कुलीगिरी नहीं करता था, पैसा खूब मिलता था, इसके साथ डिजाइनर सूट, महंगी गाड़ियां, सिगार, बड़े घर सब उसके पास थे। समंदर में इसका जलवा था। सिगार पीते घर की बालकनी से समंदर में चलते जहाज़ों को देखने का अंदाज हाजी मस्तान ने ही दिया फिल्मों को। इस बीच कई बार वो हज करने भी गया। लोग उसकी इज्जत भी करते थे, डरते भी थे, लेकिन इज्जत ज़्यादा करते थे। नेताओं से उसकी अच्छी बनती थी, पुलिस वालों से भी बनती थी। जिस वक्त में हाजी मस्तान का उभार हुआ, बॉलीवुड भी उसी वक्त जवान हो रहा था। जैसे इंडिया के लिए वो भी एक किस्म का विद्रोह ही था। हाजी मस्तान का काम भी सिस्टम के खिलाफ विद्रोह ही लगता था उसे। दो बागी मिले और दिल दे बैठे। मस्तान के बॉलीवुड के लोगों से संपर्क बढ़ने लगे। कहते हैं कि वो मधुबाला का बड़ा दीवाना था। दोनों के बीच दोस्ती भी हुई पर रिश्ता नहीं बना। तो बाद में मधुबाला जैसे दिखने वाली हीरोइन सोना से मस्तान ने शादी की। सोना के लिए बहुत पैसे खर्च किए पर उनकी फिल्में चली नहीं। दिलीप कुमार, अमिताभ, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान, इन सब से मस्तान की दोस्ती के किस्से बम्बई सुनाती थी तब और बम्बई आज सुनाती है। ये रसूख इतना था कि मस्तान के कामों पर कोई उंगली नहीं उठा पाता था। सरकार के कामों के अलावा मस्तान के कामों को भी अलिखित कानून ही मान लिया जाता था। लेकिन फिर 1975 में कुछ ऐसा हुआ कि हाजी मस्तान का कानून धरा का धरा रह गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। पुलिस भूल गई कि कौन क्या है। हाजी मस्तान को भी जेल जाना पड़ा। बहुत सारे लोग जेल में गए, बड़े आम खास सब। पर मस्तान को वीआईपी इंतजाम दिया गया जेल में भी। तमाम अफसरों को उसने महंगे उपहार दिए हुए थे। इमरजेंसी के दौरान हाजी मस्तान ने 18 महीने जेल में गुजारे। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने उसका पूरा नजरिया बदला। ये शख्स थे जयप्रकाश नारायण, जेपी से मिलने के बाद हाजी को इल्हाम हुआ कि वो कितना छोटा है। उनके कॉल पर मस्तान ने जुर्म से सारे नाते तोड़ने की कसम खाई। मस्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने इमरजेंसी के दौरान विपक्ष के कई नेताओं को छुपने और भागने में मदद दी थी। इमरजेंसी के खत्म होने के बाद उसे इसका फायदा भी मिला। उसके सारे पुराने केसेस ठंडे बस्ते में चले गए अपने आप। 1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में भी कदम रखा। 1984 में एक दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से पार्टी बनाई। ये कल्पनातीत बात थी। आज़ादी के वक्त का गैंगस्टर दलित मुस्लिम की राजनीति करने लगा। दिलीप कुमार खूब प्रचार करते थे इस पार्टी का। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इस पार्टी का प्रचार हुआ। पर राजनीति, तस्करी और फिल्मों से ज़रा हटकर है और इसका अलग नशा है, अलग तरीका है। हाजी मस्तान हर जगह हारा। पार्टी को सफलता मिली नहीं। इसके बावजूद हाजी मस्तान जब तक जिंदा रहा बम्बई में उसका रसूख बना ही रहा। कहते हैं हाजी मस्तान ने कभी किसी पर गोली नहीं चलाई। बहुत सारे लोगों की मदद भी की। उसके अंदाज को कई गैंगस्टर्स ने बाद में कॉपी किया पर गोली ना चलाने वाली बात कोई कॉपी कर नहीं पाया। सब लोग भूलते रहे कन्वीनियंटली। 1994 में जब हाजी मस्तान की मौत हुई तब तक बम्बई का अंडरवर्ल्ड काफी बदल गया था। दाऊद इब्राहिम बम्बई में ब्लास्ट करके भाग गया था, उसी बम्बई में जिसे उसने अपनी महबूबा कहा था कभी। हाजी मस्तान को बम्बई के तमाम डॉन्स की तरह गैंगस्टर की श्रेणी में गिन लिया जाता है, लेकिन मस्तान कभी खून खराबे वाले गैंगस्टर वाले गेम में नहीं रहा। ये इमेज उससे अंग्रेजी अखबारों से मिली जिसे उसने खूब एंजॉय भी किया। सफ़ेद झकझक कपड़े, सफ़ेद जूते जो राजकुमार की पहचान थे वो मस्तान से आए। मस्तान की कहानी में अगर दाऊद का जिक्र ना हो तो फिर बेमानी भी होगी, इसलिए दोनों से जुड़ा एक किस्सा आपको सुना ही देते हैं। डोंगरी टू दुबई में हुसैन जैदी इस किस्से का जिक्र भी करते हैं, वहीं से हम ले रहे हैं। दाऊद की शुरुआत हाजी मस्तान के अंडर हुई थी, लेकिन दाऊद को लगता था कि हाजी डॉन नहीं है, उसने बस एक इमेज ओढ़ रखी है, इसलिए वो बम्बई पर राज नहीं करता या नहीं कर सकता। आगे बढ़ने के लिए दाऊद ने एक प्लान बनाया। उसकी उम्र ये प्लान बनाते हुए 19 साल की थी। हाजी मस्तान की एक अटैची मरीन लाइन से होकर मालाबार हिल्स तक जानी थी। उसमें थे 5 लाख रुपए। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी। दाऊद ने इसे लूटने का प्लान बना लिया। इस प्लान में उसने 2 और लड़कों को शामिल किया जो हाजी मस्तान से पिटने के चलते खार खाए हुए थे। इसमें एक ऐसा लड़का भी था जो मिस्टर बम्बई रह चुका था। तैयारी पूरी थी, लेकिन ऐन मौके पर दाऊद से गलती हुई। जब गाड़ियों को फॉलो करने का काम शुरू हुआ तो नेटवर्क टूट गया। सारे लोग इधर उधर हो गए दाऊद को छोड़कर। किसी तरह दाऊद ने एक वैन को रोक लिया और अंदर घुसा। बोला, टाइम नहीं है मेरे पास बात करने का, माल कहाँ है। उसके चेहरे की वहशियत देखकर 2 बूढ़े लोगों ने पैसा उसे दिया।
इसके पहले दाऊद के साथ के दो लड़के वैन में घुसने से डर रहे थे, पर दाऊद ने सबको कह दिया था कि हलक से आवाज भी निकली तो आखिरी आवाज होगी, क्योंकि मैं गला काट दूंगा। ये दाऊद की पहली बड़ी डकैती थी। उसे लग रहा था कि उसने हाजी मस्तान को लूट लिया। हालांकि बाद में जब कहानी सामने आई तो पता चला कि माल हाजी मस्तान का नहीं, मेट्रोपॉलिटन बैंक का था। बम्बई में हुई ये पहली बैंक डकैती थी जिसे दाऊद ने अनजाने में अंजाम दे दिया। बाद में तो पता चला ही, पर इसके पहले दाऊद के घर पर कांड हो गया। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर थे कांस्टेबल मुंबई पुलिस में। उनकी ईमानदारी के कायल पुलिस वाले भी थे। कास्कर ने अपने बेटे को रात भर पुलिस वाली बेल्ट से पीटा। पूरा मोहल्ला रात भर दाऊद की चीखें सुनता रहा और इब्राहिम सुबह उसे थाने ले गए। अपनी औलाद को पुलिस वालों ने दया दिखाई और दाऊद को छोड़ दिया। दाऊद के आगे की कहानी से हम सभी कमोबेश वाकिफ़ हैं, आगे उसने क्या क्या किया, लेकिन अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दाऊद की कहानी से जुड़े कुछ एपिसोड्स का लिंक हमने दिया है, चाहे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। बहरहाल आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तारीख के इस एपिसोड को कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।